इन्हें इंस्पायर किया कि इनकी जो यादें हैं, जो इनके अनुभव हैं, ख़ासतौर पर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिहाज से, क्राइम को कंट्रोल करने के लिहाज से, उसके ऊपर ये किताब लिखा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित लोढ़ा जी। थैंक यू श्रीपाल। 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी लोढ़ा साहब का नाम लेते ही बिहार में खासतौर पर एक सम्मान के साथ तस्वीर उभरती है। इनका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे शुरुआत हुई बिहार डायरीज की? क्योंकि डायरी जब बिहार में बात आती है तो जयप्रकाश नारायण की डायरी की बात आती है, गांधी जी की डायरी की चर्चा होती है। 1990 के दशक में हवाला डायरी, जैन डायरी की चर्चा होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से आपकी बिहार डायरीज की चर्चा होती है। मैं श्रीपाल जी स्कूल में अच्छा लगता था, सेंट जेवियर स्कूल से पढ़ा जयपुर से, और अपनी स्कूल मैगजीन एक्सरेज का एडिटर था मैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों पे मेरी अच्छी पकड़ थी, लेकिन कभी सीरियस राइटिंग मैंने कभी की नहीं। उसके बाद आईआईटी गया, वहाँ भी लिखता था, लोगों के एसेज वगैरह मैं लिख देता था, बट खुद कभी सीरियस नहीं रहा। मन में हमेशा था कि मैं भी किताब कभी लिखूंगा। मैंने कुछ लिखना शुरू किया आईआईटी के अपने एक्सपीरियंसेस को, फिर उसको आधे में मैंने छोड़ दिया, और वही चीज़ मेरे बैचमेट, मेरे दोस्त चेतन भगत ने बाद में लिखी 5 पॉइंट समवन में। वो बहुत ही फेमस, मतलब इंटरनेशनल फेम उनको मिला, और उसके बाद मुझे अपने आप से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि मैंने क्यों नहीं लिखा, आलस में रह गया, क्योंकि पुलिस की नौकरी में था, टाइम भी कम था। और उसके बाद जब मेरे साथ कई ऐसे वाक़ये बिहार में, आप जानते हैं कितनी चीज़ें होती हैं, घटनाएं, और वहाँ पे चैलेंजेस कैसे थे, तो मेरे को कई लोगों ने बोला आपके पास इतनी सारी कहानियाँ, आप लिखते क्यों नहीं हैं? तो उसी क्रम में मैंने नीरज पांडे को अपनी स्टोरीज़ बताई, उनको बहुत अच्छा लगा, उनको लगा इस पर पहले फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि कोरोना आ गया, उसके बाद वेब सीरीज़ का डिसीजन रहा। और जब ये फिल्म की बात हम कर रहे थे तब ट्विंकल खन्ना को इस ये बात पता चली, तो उन्होंने कहा तुम स्टोरी आप क्यों नहीं लिखते अपनी किताब? हमेशा बोलते हो कि चेतन भगत ने किताब लिखी, मैंने नहीं लिखी, मैंने नहीं लिखी। तो उनके कहने पे, और फिर कहते हैं रास्ते खुलते जाते, आप कोई चीज़ बहुत इच्छा से चाहते हैं तो पेंगुइन इंडिया, जो इंडिया के सबसे बड़े पब्लिशर्स में से एक है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मैंने बिहार डायरीज लिखी, और मुझे खुद नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी। बिहार डायरीज जब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, उसके बाद मुझे बोला गया एक और किताब लिखने के लिए, तो मैंने लाइफ इन द यूनिफॉर्म लिखी। उसका फॉरवर्ड लिखा अमीश त्रिपाठी ने, और वो भी किताब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही, खासकर जो लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं या जिनको कुछ इंस्पिरेशन चाहिए लाइफ में, तो उन दोनों को वो दोनों किताबें हैं। फिर पिछले कोरोना में फिर लॉकडाउन हुआ, तो उसमें बैठे बैठे 20 दिन में मैंने ऐसी एक किताब लिखी, और मुझे नहीं पता था कि अब शायद नाम हो गया है, क्या हुआ, वो भी तुरंत सभी पब्लिशर्स, वो भी मैंने भी थोड़े दिन बिहार पहले दी। डायरीज के जो किरदार हैं उनकी बड़ी चर्चा होती है, खासतौर पर जिस तरह का नरसंहार उन्होंने किया और आपने उनको अरेस्ट किया, बहुत चैलेंजिंग जॉब था। और बिहार डायरीज एक थ्रिलिंग नॉवल है। आपकी जो दूसरी किताब है वो एडवेंचरस नॉवल कहा जा सकता है उसको। ये जो दोनों किरदार थे जिनका जिक्र आपने किया है उसमें, विजय सम्राट का और एक होर्लिक्सवा, उनकी क्या कहानी थी जिनको आपने अरेस्ट किया? विजय सम्राट और हॉर्लिक्स, विजय सम्राट तो मैंने देखिए असली जो नाम थे वो मैंने लिखे नहीं, क्योंकि उनकी वजह से आज भी मुझे और मेरे परिवार को काफ़ी खतरा है, क्योंकि बहुत बड़े क्रिमिनल्स थे वो दोनों बिहार के। और अब गूगल करेंगे तो 2005 में नवादा में और शेखपुरा नाम के जो जिले हैं बिहार के, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी लोगों का नरसंहार किया था। एक एक रात में 15-15 जनों को मार देते थे, और इसलिए मेरे को नाम बदलना पड़ा उसका। मैंने एक वैसे ही विजय सम्राट नाम का नाम रखा, किताब काल्पनिक पात्र रखा। बड़ी मज़ेदार बात यह कि सच में शेखपुरा में एक एमपी या एमएलए निकल के बाद में, जिनका नाम विजय सम्राट था, वो बड़े नाराज़ हुए कि सर आपने मेरा नाम रख दिया, पूरे बिहार में मैं बदनाम हो गया हूँ। फिर मैंने वो नाम हटाया, तो मैंने इस बार सामंत प्रताप रखा, उम्मीद की कि ये नाम कहीं असली ना निकल जाए। और हॉर्लिक्स वाकई में क्रिमिनल था, और मेरे को बड़ा अजीब लगा, उसका बहुत नाम सुना था कि जो मिलता था बोलता सर हॉर्लिक्स को पकड़िए, बहुत दुर्दांत अपराधी है। जब पकड़ा देखा बिल्कुल स्केलेटन वाला, बहुत ही पतला दुबला एक अपराधी नहीं होता है। तब मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम ये हॉर्लिक्स क्यों है, और बिहार में बोलते हैं हॉर्लिक्स वाह। तो उसने बताया कि सर बचपन से इतने पतले दुबले थे तो पूरा गांव बोलता था माँ बाबूजी को कि इसको हॉर्लिक्स पिलाओ, हॉर्लिक्स पिलाओ, इसलिए उसका नाम हॉर्लिक्स वाही रख दिया था। लेकिन बहुत ज़बरदस्त क्रिमिनल था, बहुत डेंजरस क्रिमिनल था। तो इससे ये भी साबित हो कि कोई लंबा चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल पतला छोटा दुबला आदमी भी बहुत डेंजरस हो सकता है। आप फिजिक्स में, आपकी फिजिक्स और मैथ्स में आपकी बड़ी पकड़ थी स्टूडेंट लाइफ में। आप आईआईटी में गए, फिर एज एन आईपीएस आपने अपना करियर शुरू किया।
और अब एक लेखक के बतौर भी आपकी बड़ी भूमिका हो गई। किस भूमिका में आप अपने आप को फिट पाते हैं? नहीं, मैं तो अपने आप को पुलिस की आईपीएस में ही सबसे फिट मानता हूँ। आज मेरी जो भी पहचान है वो सब आईपीएस की वजह से ही है। और किताब भी मैंने लिखी तो पुलिस के अपने संस्मरण के बारे में लिखा। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरी किताब को सराहा गया, साथ ही साथ जो पुलिस के बारे में लोगों का जो परसेप्शन है, माई बुक्स हैव बीन एबल टू चेंज द परसेप्शन एन एवरेज इंडियन हैज़ अबाउट द पुलिस, जो बाय एंड लार्ज बहुत नेगेटिव रहता है। पुलिस के बारे में सबको बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स रहती हैं, लेकिन बिहार डायरीज ऑफ लाइफ इन द यूनिफॉर्म के बाद काफ़ी लोगों ने जब पढ़ा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि पुलिस वाले की लाइफ कितनी मुश्किल होती है, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे डीजी रैंक का हो। और देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लड स्वेट एंड टीयर्स बिहाइंड एवरी पुलिस मैन स्टोरी। तो उस सब का मैंने वर्णन अपनी किताबों में किया है, उससे मुझे बहुत आनंद आता है। फिज़िक्स मैथ्स तो मेरी किस्मत अच्छी, मैं पढ़ाई में ठीक था स्कूल में, और फिर आईआईटी चला गया। और लेखक तो अगेन एज आई टोल्ड यू कि अभी सब लिख रहा हूँ तो लोगों को पसंद आ रहा है, मे बी मेरा राइटिंग स्टाइल लोगों को पसंद आ रहा है। और शायद पुलिस के बारे में कोई भी इतनी बेबाक स्टोरीज लिखता नहीं है, ये भी एक बात है। रियल स्टोरी और एक फिक्शनल स्टोरी में बहुत फ़र्क होता है। तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी कि मेरी तीनों किताबें जो मैंने लिखी, तीसरी भी आने वाली, तीनों को ही वेब सीरीज़ में कन्वर्ट किया गया है। आईआईटी में बताते हैं कि आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। आप चेतन आनंद की जो किताब है 5.7 आईआईटी में मेरी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। मैं 5.7 तो नहीं था, 6.7 था। और उसमें मेरी गलती भी नहीं भी गलती है, नई गलती है कि आईआईटी जब मैं गया था बिल्कुल बेमन से गया था, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मेरे माता पिता ने फोर्स नहीं किया। बट उस वक्त बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे 1990s में, या तो आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, ग्रेजुएशन यहीं से कैसे करिए। और क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था तो पूरे स्कूल के लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने भी दे दिया और सिलेक्शन हो गया प्योरली मैथ्स के दम पर ही। और वहाँ जाकर रियलाइज़ हुआ कि इतने सारे ब्रिलियंट लोग हैं। स्कूल में तो आपको लगता है आप टॉप 2-3 में, लेकिन आईआईटी में तो सारे ब्रिलियंट हैं। और उसके अलावा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होना एक चीज़ और मैथ्स में इंटरेस्ट होना एक अलग चीज़ है। तो मैंने बिल्कुल वहाँ पे पढ़ाई नहीं की। गलती मेरी कि मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया और मेरे परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हुए। मैं एक बार तो मैथ्स में फ़ेल भी हुआ, और उसी मैथ्स को फिर मैंने यूपीएससी में सेलेक्ट लिया एज अ सब्जेक्ट, और उसमें मैं इंडिया में टॉपर्स में रहा। तो ये साबित करते कि अगर मैं आईआईटी में पढ़ लेता तो वहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस आती, लेकिन मैंने कोई पढ़ाई वहाँ पे की नहीं। तो वॉज अ वेरी बैड रोल मॉडल फॉर पीपल जो आईआईटी में पढ़ते थे उस वक्त, कि आईआईटी में ऐसा चीज़ कुछ नहीं करनी चाहिए जो मैंने की है। तो चेतन भगत की निगाह आपके ऊपर उस वक्त नहीं पड़ी? नहीं, हमारी भी निगाह चेतन भगत पे नहीं पड़ी थी, उनको भी कोई नहीं जानता था उस वक्त, वो भी बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थे। और चेतन ने बाद में जब किताब लिखी 5.1 तब उनका पूरे इंडिया में नाम हुआ, और ऑब्वियसली, और हमारी तब दोस्ती कभी नहीं हुई, बातचीत भी नहीं होती थी। फिर लिटरेचर फेस्टिवल्स के दौरान एक दूसरे से मुलाकात होती कि दो आईआईटीज, दो बैचमेट्स, और अभी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। चेतन भगत ने पिछले साल ही मेरे एक इंटरव्यू लिया, उन्होंने डीप टॉक नाम का एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है जिसमें वो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लेते हैं। वो सरप्राइज़ कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बिहार काडर से, उसका भी उसमें इंटरव्यू लिया उन्होंने, और काफ़ी लोगों ने उसको देखा। काफ़ी मोटिवेटिंग इंटरव्यू था वो। तो अभी मेरी चेतन से काफ़ी अच्छी दोस्ती है। जब भी बिहार की बात आती है लोटा साहब, तो खादी और खाकी के नेक्सस की बात भी वहाँ पर आती है। आपका अनुभव क्या रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा हूँ। बिहार में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है काम करने का, जो काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी। बिल्कुल वहाँ इंटरफेरेंस नहीं होती, शायद ब्यूरोक्रेसी की वहाँ, क्योंकि फ्यूडल स्टेट है तो बहुत इज्जत है वहाँ पे, और जो ईमानदार है खासकर उनके लिए तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे रहता है। अप्स एंड डाउन आते हैं, ये सब मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, हर जगह होते हैं, हर स्टेट में और हर नौकरी में है, वो कुछ न कुछ चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप ईमानदार अपने काम के प्रति और वैसे भी आप काम में अच्छे हैं, तो आपको हमेशा पब्लिक का बहुत ज़्यादा सराहना मिलती, पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिलता है। वहाँ ऐसी जगह जहाँ लोग 10-10, 20-20 साल बाद भी किसी एसपी को याद करते हैं। तो ये वहाँ की बहुत ख़ास बात है। और सिस्टम है तो सिस्टम में हर आदमी की परख तो होती है लोगों को। अप्स एंड डाउन ज़रूर होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो सही आदमी वो सही जगह पहुँच जाता है। राजनीतिक दखल कभी महसूस किया? मैंने कभी नहीं महसूस किया, नहीं कभी नहीं महसूस किया। मे बी या तो मेरी किस्मत अच्छी थी, या फिर रेपुटेशन ऐसी बन गई कि मुझे कभी कोई तंग ही नहीं करता था। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे को किसी ने बोला कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, ऐसा कभी नहीं हुआ। एज एन आईपीएस आपने मुंगेर से अपना करियर शुरू किया। हाँ, एएसपी जमालपुर। वहाँ के क्या अनुभव रहे शुरुआती तौर पर? मुंगेर मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था ऐसी जगह का, और मैं जब वहाँ पे गया तो देखा कि काफ़ी हिस्ट्री वहाँ की रही है,
और मुंगेर में पुराने ज़माने में गन फैक्ट्रीज थी, और वहाँ पे बाद में जब गन फैक्ट्रीज बंद हो गई तो लोगों ने इलीगल आर्म्स बनाने शुरू कर दिए जो पूरे इंडिया में जाने लगे। और वहाँ पे दो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे, उनका असली नाम बता देता हूँ, हारो यादव और किशोर यादव। और उन लोगों को 5-6 साल से पुलिस ने नहीं पकड़ा था। मैंने उन दोनों को मात्र 10 दिन में पकड़ लिया। बट डिस्क्लेमर, ये दोनों में प्योर किस्मत थी। मैं झूठ बोलना मुझे आता नहीं, झूठ बोल भी नहीं सकता। मैं पब्लिक ने मेरे को आके इन्फॉर्मेशन दी कि सर यहाँ छुपा हुआ है, और ये इन्फॉर्मेशन शायद पहले भी दी जाती होगी, लेकिन कई बार लोग इन्फॉर्मेशन पे सीरियसली एक्ट नहीं करते हैं, दे डोंट टेक इट सीरियसली। मैंने सिर्फ जाकर देखा वो वाकई में वहीं पे मिल गए। या तो मेरा दिन उस दिन बहुत अच्छा था। कई बार जानकारी देने वाले को एक भरोसा भी होना चाहिए कि तो वो proper एग्जैक्टली जगह से- उनको, पब्लिक को बहुत भरोसा था कि यंग आईपीएस ऑफिसर है, एएसपी है, बाहर के हैं। तो यही उन्होंने आके बोला कि सर आपसे बहुत उम्मीद है, और बोला सर यहाँ पे छुपता ही ये उसके जगह है। तो मैंने कहा ये बात आपने पहले किसी को नहीं बताई। बोला बताई, लेकिन किसी ने इस पर एक्शन लिया ही नहीं। तो मैंने उसको जाकर देखा तो वाकई में वहीं पर जिस कमरे में उन्होंने बताया, तो उस कमरे में काट के नीचे छुपा हुआ था वो। तो ये हुआ। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ जब मेरे ऑफिसर्स ने देखा कि 10 दिन में ही एएसपी ने बड़े बड़े 2 क्रिमिनल्स पकड़ लिए जिनको कई सालों से पुलिस ढूंढ रही थी। तब उसने बोला सर पुलिस में आपका बहुत यश लिखा हुआ है। तो मुझे लगा वो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन वाकई में उनका आशीर्वाद था। बड़े वो पुराने लोग थे, बुजुर्ग अफसर और सिपाही जो होते हैं, बहुत दिल से उन्होंने बोला। और उसके बाद मुझे भी लगा कि शायद मेरी कॉलिंग यही, जैसे आप बोल रहे हैं कि आईआईटी में मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, शायद और किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन पुलिस में, खासकर बिहार में, आई वॉज वेरी सक्सेसफुल। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी शायद किस्मत में लिखा है ये। और द हार्डर यू वर्क द लकीर यू गेट। जितनी आप मेहनत करते हो उतने आपको रिजल्ट्स मिलते जाते हैं। तो आई वॉज वेरी लकी कि मेरे को बहुत रिजल्ट्स मिले बिहार में, बहुत ज़्यादा। जब भी किसी चीज़ में हाथ डालता था तुरंत सक्सेस मुझे मिलता जाता था। और जब इंटरनेट का ज़माना नहीं भी था तब भी पब्लिक का रिस्पॉन्स, सबका एडुलेशन ज़बरदस्त था। तो बहुत खुशी भी होती थी, और मोटिवेट करती थी कि मैं और काम करूं और मेहनत करूं। आपके मदर यहीं पर हैं। जब आपको बिहार कैडर अलॉट हुआ उस वक्त क्या रिएक्शन था, क्योंकि बिहार को लेकर के एक अलग तरह की तस्वीर उस वक्त खास तौर पर 90s में उभर कर आपकी बात बिल्कुल सही है। उस वक्त सबसे पहले सच बताऊं, मैं तो आईपीएस में तो उसी में बहुत खुश था, क्योंकि मेरा ड्रीम था यूनिफॉर्म पहनने का। आई वाज लकी आई गॉट थ्रू एट अ यंग एज। मेरे अटेम्प्ट्स भी बाकी थे, और मुझे कई लोगों ने बोला कि वैसे भी एग्ज़ाम वापस दे दो। मतलब आईपीएस इज़ वेरी चैलेंजिंग सर्विस, तुम बिल्कुल सिंपल आदमी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, राजस्थान के हो। बट आई वॉज डिटरमेंट कि मुझे ये यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिल रहा है तो मुझे जाना है। और उस वक्त कुछ भी नहीं सोचा। एंड सच्चाई ये है कि वहाँ पे हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था पूरे बिहार में, बट लोगों ने पहले दिन से बहुत प्यार दिया। एंड अगेन मैं कुछ भी चीज़ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, आज भी मैं वहीं से आ रहा हूँ। ज़बरदस्त वहाँ के लोगों का प्यार है। तो हर स्टेट की एक खूबी होती है। तो वहाँ पे अगर आप काम अच्छे से करते हैं तो वही लोग आपको परिवार की तरह रखते हैं, आपके दोस्त वही बनते हैं, सब कुछ। तो मेरे घर वालों का रिएक्शन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि किसी को उस बारे में पता ही नहीं था उस वक्त। कोई कभी बिहार तो गया नहीं था। और हम जब गए तो ऑब्वियसली राजस्थान से बहुत अलग है हर तरीके से, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि क्यों और कहाँ। इनफैक्ट वहाँ जितने चैलेंजेस थे शायद बिहार डायरीज में लिख ही नहीं पाता, बिहार नहीं जाता तो ये सब मौके ही नहीं मिलते, और ना वेब सीरीज बनती। आपकी पोस्टिंग बीएसएफ में भी रही, आप इंडो पाक बॉर्डर पर रहे जी। जोधपुर में। वहाँ के क्या किस तरह के एक्सपीरियंस रहे आप? बीएसएफ में मेरे ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस रहे। 7 साल मैं राजस्थान में रहा और आईजी रहा यहाँ पे फ्रंटियर का, जो बहुत ही चैलेंजिंग और प्रेस्टिजियस असाइनमेंट था। आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट प्रोबब्ली आई वाज द यंगेस्ट आईजी ऑफ बीएसएफ एवर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इतनी बड़ी सुरक्षा की जिम्मेवारी मुझे मिली है, देश की सुरक्षा की। और उसमें सबसे यूनिक मुझे लगता था कि बीएसएफ के जवान कितनी भी गर्मी, आप जानते हैं जैसलमेर के बॉर्डर्स पे 55 डिग्री टेम्परेचर, 55 डिग्री टेम्परेचर्स में काम करते थे। कभी कोई नहीं बोलता था सर गर्मी है या मुश्किल हो रही है, आंधी आ रही है। एक ही चीज़ बोलते थे, आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ूंगा। तो उनको सुनकर बहुत अच्छा लगता था। और यूनिफॉर्म पहनकर जो एक गर्व का जज्बा है वो जगता था कि जब मेरा सिपाही इतनी हिम्मत से बोल रहा आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ूंगा, तो ऑब्वियसली उसका सीनियर होने के नाते तो मुझे और भी ज़्यादा सीरियसली काम करना चाहिए। यहाँ से आप बीएसएफ से वापस अपने डेपुटेशन खत्म होने के बाद बिहार लौटते हैं, और अगर राजस्थान की भाषा में कहूँ तो आपको संट कर दिया जाता है, एससीआरबी में आपको आईजे लगा दिया जाता है। जब इस तरह की कूल पोस्टिंग मिलती है, या ऐसा लगता है कि लो प्रोफाइल पोस्टिंग में आपको भेज दिया गया है, चैलेंजिंग नहीं है उस तरह की, तो कितना बुरा लगता है? मेरे पूरे करियर में पहली बार ऐसा हुआ
जो आप बता रहे हैं SCRB, वो भी लास्ट 5 महीने पहले, उससे पहले मैं IG गया था, विच अगेन वाज अ वेरी चैलेंजिंग पोस्ट। एंड एज आई टोल्ड यू, मेरी नौकरी भी 24 साल की हो गई है। मेरे से ज़्यादा नौकरी कई लोगों की है। आप जर्नलिज्म में रहे हैं, उतार चढ़ाव जीवन में सबके होते हैं। मेरे तो कई सीनियर्स का कहना है कि तुम्हारा तो पहली बार हुआ है लाइफ में, क्योंकि अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे, IG BSF राजस्थान, बिहार में भी SSP गया, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, बेगूसराय, सब बहुत बड़े बड़े जिले हैं। तो ये जो कह रहे हैं आप हेडक्वार्टर की पोस्टिंग, ये पहली बार हुई है। और मुझे इसमें कोई ऐसा कुछ स्पेशल या यूनिक है ही नहीं है, पहली बार हुआ है और सबके साथ ही होता है। लेकिन एक बेचैनी तो होती होगी, क्योंकि अब तो आपको आंकड़ों पर निगाह रखनी है, नहीं, ऐसी कोई अपराध के पहचानी आंकड़ों नहीं। पर। देखिए, अल्टीमेटली सीनियर लेवल पे जैसे जैसे जाते जाएंगे, हेडक्वार्टर्स में ही आपको आना है, तो वहाँ पे तो एक दो पोस्ट को छोड़ के वहाँ पे क्या, कहीं पे भी पुलिस में तो आप जानते हैं लिमिटेड ही होती हैं। तो आपको अपना काम करना, यू टू गिव योर बेस्ट। प्लस आई एम लकी कि मेरे पास मेरे काम के अलावा इतने सारे ऑप्शंस मेरे खुद के हैं। चाहे राइटिंग है, मुझे टेनिस का बहुत शौक है, म्यूज़िक का शौक है। तो मेरी लाइफ, ऑब्वियसली आई एम वेरी प्राउड टू बी पुलिस मैन, बट मेरी खुद की लाइफ इसकी बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। तो आई एम अ वेरी गुड बैलेंसर ऑफ वर्क एंड लाइफ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इट्स जस्ट अ पासिंग फेज। अभी मेरा 1 साल में फिर डेप्यूटेशन खत्म, ये कूलिंग डाउन खत्म हो जाएगा, और फिर से होपफुली मैं वापस राजस्थान में IG BSF बनूंगा। एक बार फिर उसी पे अपन लौटते हैं, बिहार डायरीज पर। जब आपने ये कहानी सुनाई अक्षय कुमार को, आप जैसलमेर पोस्टेड थे उस वक्त, हाँ, तो क्या रिएक्शन था, और क्या उसी के बाद में ये बिहार डायरीज की एक कल्पना हुई? हाँ बिल्कुल। अक्षय से मेरी मुलाकात जैसलमेर में हुई। एक्चुअली जब मैंने क्रिमिनल्स पकड़े थे, मैं उनका असली नाम बता देता हूँ, अशोक मेहता। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। अशोक मेहता वॉज अ वेरी ड्रेडेड क्रिमिनल ऑफ बिहार, जिसने कम से कम, मुझे लगता है 100 जनों को तो मारा ही होगा। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। जी। एक एक बार में 15-15 जनों को मारता था, और 5 साल तक पुलिस को ढूंढ रही थी। नवादा जेल से वो 5 पुलिस कर्मियों को मार के भागा था वो। तो जब मैंने उसको पकड़ा, साम दाम दंड भेद, मोबाइल फ़ोन, सारी टेक्निक्स यूज़ करके, उसकी गर्लफ्रेंड्स भी थी, उसको भी मैंने यूज़ किया बेट की तरह। वो सब आप चीज़ें वेब सीरीज़ में देखेंगे, नेटफ्लिक्स पे जल्दी आने वाली है। तो मुझे बिहार के कई लोग, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट के जजेस, बोलते थे कि तुमने जो उसको फिल्मी स्टाइल में पकड़ा, इस पर फिल्म बननी चाहिए। तब मेरे दिमाग में बैठ गया था, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, चेतन की किताबों में फिल्में बनने लग गई थी। तब मुझे लगा मेरी भी स्टोरी पे एक फिल्म बन जाए। तो ये स्टोरी मैंने जब अक्षय को बताई, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो गए। और उन्होंने फिर मुझे नीरज पांडे से मिला। नीरज पांडे आप सभी जानते हैं कि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बेबी, MS धोनी, अ वेंसडे, स्पेशल ऑप्स जैसी फिल्में बनाई हैं। एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड आफ्टर ही हर्ड द स्टोरी, एंड ही सेड दैट विल मेक दिस स्टोरी इनटू अ फिल्म। और फिल्म की सारी तैयारी हो गई थी, बहुत बड़े बड़े उसमें एक्टर एक्ट्रेसेस लगे थे, जिनका नाम ले नहीं सकता अभी मैं। बट क्योंकि कोरोना हो गया तो सारा कुछ डिरेल हो गया। और उन्होंने फिर बोला आजकल वेब सीरीज़ का ट्रेंड आ रहा है, और वेब सीरीज़ में आपके किरदार को बहुत अच्छे से दिखाया जाएगा। फिल्म में सिर्फ 2 घंटे में बहुत लिमिटेड होगा, वेब सीरीज़ में पूरा आपकी स्टोरी, राइट फ्रॉम आपकी शादी से लेके आपका बिहार में एक्सपीरियंस से लेके सारा दिखाया जाएगा। तो ये सारा चीज़ उन्होंने दिखाया है। 8 एपिसोड्स की वेब सीरीज़ है ये, नेटफ्लिक्स ने इसको प्रोड्यूस किया है, और मुझे लगता है जल्दी आप लोग सब इसको देखेंगे। बिहार डायरीज में एडवेंचर भी है, रोमांस भी है, ह्यूमर भी है। आपने अपनी पत्नी का भी उसमें कई जगह जिक्र किया है, आपके जीवन को प्रभावित करने में कितना बड़ा रोल रहा वो? उनका बहुत ह्यूज रोल रहा है, क्योंकि बिहार में तो जब मैं गया था तो मेरे दोस्त, सब कुछ वही थी। और बहुत विषम परिस्थिति में हमेशा उसने मेरा साथ दिया है, अप्स एंड डाउन्स में हमेशा। एक बार भी ये नहीं कि मैं कोई मुश्किल है, यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो मैं यहाँ छोड़ के जयपुर चले जाऊँ या घर चले जाऊँ, ऐसा कभी नहीं। और जब भी मुझसे कोई गलती होती थी, कभी गुस्सा आ गया, कोई मैंने रैश डिसीजन ले लिया, हमेशा मुझे सही वक्त पे टोकना और मुझे बताना कि आपसे ये गलत हो रहा है, हमेशा। और उनकी मैंने हमेशा बात मानी। केवल एक ही बार उनकी बात नहीं सुनी मैंने पिछले साल, उसका खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ। जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्यों आप इस पोस्ट पे आ गए, वही वही गलती मुझसे हुई है, एक ही बार हुई है। कभी कभी आदमी गुस्से में अपना अवाक हो जाता है, मुझे बोलते हुए कोई वो नहीं है। मैं अगर थोड़ा सा पेशेंस रखता, टैक्टफुली किसी चीज़ को देखता कि हाँ मैंने बिल्कुल सही, तो फिर शायद कुछ और रिजल्ट्स होते हैं। कई बार आपको सिस्टम में रह के सिस्टम के साथ काम करना होता है। अच्छा, आपका लंबा अनुभव हो गया बिहार का, और बिहार के लिए कई चैलेंजेस है, खास तौर पर नेपाल के बॉर्डर से जिस तरह से क्राइम बढ़ता है, इंटरनेशनल बॉर्डर होने का उनको बेनिफिट मिलता है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, उधर झारखंड से।
तो चैलेंज बिहार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या मानते हैं, खासतौर पर अब शराबबंदी के बाद में? देखिए क्राइम तो वहाँ पे वाकई में बहुत कम हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज से 20 साल पहले के बिहार और आज के बिहार में कोई तुलना ही नहीं है। क्राइम लेवल्स तो बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं भी वापस 7 साल बाद अभी गया था एज एन आईजी, तो मैंने खुद रियलाइज़ किया कि वो लूट डकैती जो पहले एक्सटॉर्शन किडनैपिंग्स, वो न्यूज़ तो आप खुद देख रहे हैं बिल्कुल बंद हो गई। पहले तो बहुत कॉमन था, इट वॉज एन इंडस्ट्री इन बिहार, किडनैपिंग वॉज एन इंडस्ट्री, बट राइट नाउ थिंग्स आर वेरी वेरी पीसफुल एंड क्वाइट ऑन द क्राइम फ्रंट। बट ऑफ कोर्स फ्रिंज एलिमेंट्स है, जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा वहाँ पे काफ़ी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, एनआईए की टीम भी आई है, ये सब चीज़ें। बट पुलिस वहाँ की बहुत चौकस है, काम कर रही है। पुलिस ने वहाँ पे अनरेवल किया पूरा ये जितना भी इस तरह के ग्रुप्स थे जो बैंड हैं, ये जो एंटी नेशनल हैं, इन सब पे काफ़ी वहाँ काम हुआ है। और चैलेंजेस बिहार स्टेट में वही है जो बाकी स्टेट्स में पूरे इंडिया के, ऐसा कुछ यूनिक आज की तारीख में नहीं है। पहले नक्सलिज्म था, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। नेपाल से क्रॉस बॉर्डर के लिए आप बोलेंगे तो वहाँ पे जो तस्करी अगर हो, वो भी बिल्कुल ना के बराबर ही है, क्योंकि एसएसबी ने काफ़ी अंकुश वहाँ पे लगा रखा है। तो चैलेंजेस अभी मेरे को कोई पूछेगा एज एन आईपीएस ऑफिसर बिहार में क्या है, तो चैलेंजेस नहीं, बट वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो पहले लैग कर रहा था, बस ये आप बोलते हैं लैग जो है, ये डिफरेंस है। तो वहाँ पे अब ये सब चीज़ें हो रही हैं, CCTNS है, जो सारी चीज़ें हैं, इन सब में काफ़ी काम हो रहा है। कंप्यूटराइजेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कैचअप हो रही हैं। अब एक नया ब्रांड न्यू पुलिस हेडक्वार्टर्स बना है, स्टेट ऑफ द आर्ट। तो ये सब चीज़ें अब हो रही हैं वहाँ पे। मतलब ये कह सकते हैं कि खादी और खाकी के नेक्सस की जो बात होती थी वो अब नहीं है। नहीं, वो देखिए पहले का तो मैं कह नहीं सकता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ फैक्ट। और मैं बता रहा हूँ डिप्लोमेटिक बात नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल फ्री हैंड मिला है। जिस अशोक मेहता को मैंने पकड़ा उसके लिए भी मुझे फ्री हैंड मिला था बिल्कुल, और वो खुद कई लोगों से कनेक्टेड था, बट उसको गिरफ्तार किया हम लोगों ने। उसके बाद भी हमेशा गिरफ्तारियाँ हुई। तो क्राइम, और आज देखिए जितने भी बिहार के सो कॉल्ड बाहुबली थे, वो सारे सलाखों के पीछे हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी एक बड़े बड़े बाहुबली को उनको उम्र कैद हुई है, आप पढ़ेंगे अखबार में। आर्म्स एक्ट के केस में उनको 10 साल की सज़ा भी मिली है। तो जितने भी बाहुबली थे, दे आर द थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ। पुलिस को बहुत ज़्यादा फ्री हैंड मिला लास्ट 15-16 ईयर्स में, और चेंज तो बिल्कुल है, एब्सोल्यूट चेंज है। अच्छा, बिहार डायरीज पेंगुइन की बेस्ट सेलिंग बुक थी। आपकी दूसरी जो किताब आई है वो भी चर्चित भी रही है और काफ़ी बिकी हाँ, है। लाइफ इन द यूनिफॉर्म, तो लाइफ इन। उसकी कहानी क्या है, किस? देखिए पहली किताब मैंने जो थी, मेरे को बस थी ज़िंदगी में कि यार टिक समथिंग ऑफ माई बकेट लिस्ट, ज़िंदगी में एक जो इच्छा पूरी कर लूँगा, कि मैंने किताब लिख दी थी। तो बिहार डायरीज में मैंने अपना लिटरली सब कुछ था जो मसाला, उसमें सारा डाल दिया था। लेकिन क्योंकि वो बेस्ट सेलर हो गई और मुझे नहीं पता था कि यंगस्टर्स को खासकर इतनी ज़्यादा पसंद आएगी, एंड आप विश्वास करिए मुझे एक नहीं कितने नामी गिरामी फिल्म डायरेक्टर्स के फ़ोन आए कि इसके राइट्स आप हमको दे दीजिए। तो पेंगुइन बीइंग अ पब्लिशिंग हाउस, ऑफ कोर्स पेंगुइन को तो चाहिए था कि एक अच्छा ऑथर ने किताब लिखी है, तो क्यों ना एक और किताब लिखी जाए पुलिस से रिलेटेड। मैं लिखना चाहता था आईआईटी के ऊपर अपने एक्सपीरियंसेस। उन्होंने बोला नहीं, आपकी अब पहचान एक आईपीएस कम ऑथर की हो गई, तो आप पुलिस के बारे में फिर लिखिए। तो इस बार मैंने अपने पुलिस के जो बाकी एक्सपीरियंसेस थे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक दो, कुछ किडनैपिंग से रिलेटेड, कुछ नक्सल एनकाउंटर्स, कुछ मॉब को कैसे मैंने फेस किया, क्राउड में कैसे पत्थरबाजी हुई, वो सारी चीज़ों का इसमें सम्मिश्रण किया मैंने, और अपनी आईआईटी से आईपीएस बनने की जर्नी को लिखा। तो अगेन मुझे नहीं पता था कि इसको यूपीएससी एस्पिरेंट्स और यंगस्टर्स खासकर इतना ज़्यादा पढ़ेंगे। तो मुझे सबसे ज़्यादा इन्विटेशंस आते हैं कॉलेजेस से और स्कूल से। तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, वेलहैम्स, मेयो, सब जितने नामी गिरामी स्कूल कॉलेजेस हैं, सब जगह से इनविटेशन था। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बुलाते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे यूट्यूब वीडियोस या कुछ जिसमें मैंने नॉर्मल बात की, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो लोगों के लिए बहुत मोटिवेटिंग हो जाएगी। तो रोज़ हर थोड़े दिन के अंदर कोई ना कोई आता है और वो चाहता है कि मैं उनको बात करूं, जिससे कि जो यंगस्टर्स हैं वो प्रेरित हों, आईएएस आईपीएस बने, देश के अच्छे सिटीजन्स बने। राजस्थान के 3 आईपीएस अधिकारी हैं जिनमें आप भी शामिल हैं, जिनके ऊपर फिल्में बनी है, जिनके कामकाज पर। एक जैसे तमिलनाडु कैडर के डीजी रहे हैं सांगाराम जांगिड़, जी, दूसरे केरल कैडर के डीजीपी रहे हैं बीकानेर के रहने वाले ऋषिराज सिंह भाटी, और तीसरे आप हैं। उनके ऊपर जो फिल्में बनी वो आखिरी दौर में जब वो रिटायरमेंट के आसपास थे, लेकिन आपके ऊपर जो वेब सीरीज आई ये शुरुआत में आ गई। तो क्या उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में कुछ और फिल्में? ज़रूर। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, ये सब मेरी किस्मत है। मैं बिल्कुल
आप कह सकते हैं हम्बल हूँ, बिल्कुल ग्राउंडेड हूँ, क्योंकि इंडिया में बहुत आईपीएस ने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया है। बड़े बड़े आईपीएस किरण बेदी, केपीएस गिल रहे हैं, जिनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं। मेरी किस्मत है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मेरे काम को सराहा गया है और उस पर फिल्म बन रही है। और ज़रूर अगर आगे भी मौका मिले तो क्यों नहीं, अगर अच्छा काम है और लोगों को लगता है इस लायक है तो क्यों नहीं। अगर इससे भारतीय पुलिस की अच्छी छवि बनती है, आईपीएस की और पुलिस की छवि जो ज़्यादातर फिल्मों में नेगेटिव ही दिखाई जाती है, अगर इसको अच्छा दिखाया जाता है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। तो बिहार डायरीज़ में भी ना केवल बिहार पुलिस, पूरी इंडियन पुलिस के लिए बहुत गौरव की बात होगी। उससे पुलिस को बहुत ही पॉजिटिव रूप से दिखाया गया और कैसे वो कितनी विषम परिस्थिति में, कितनी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में क्या क्या काम करते हैं, अपने सुख दुख को भूलकर, अपने परिवार को भूलकर, कैसे वो जान की परवाह ना करते हुए डेंजरस क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, ये सारा उसमें दिखाया है। आपके ब्लॉग बहुत चर्चित होते हैं, बहुत बड़ी फॉलोइंग आपकी है सोशल मीडिया पर। जिज्ञासा होगी कई लोगों की, वो भी कुछ सवाल करना चाहते होंगे, तो अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मैं चाहूँगा खुलकर सवाल पूछेगा जो भी, मैं सबके जवाब दूंगा। एक मिनट, आपके पास वो आ रहा है। उनको भी एक माइक दे दीजिए, उधर वो भी मांग रहे हैं वो। इट्स नॉट वर्किंग। या थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम कुणाल गोयल है। बिहार डायरीज़ की हम बात कर रहे हैं। सर मेरा सवाल बिहार डायरीज़ को लेकर ही रहेगा। सर बिहार डायरीज़ के कवर पेज को जिस तरह से आपको पोर्ट्रे किया गया है, उसके पीछे कोई स्टोरी है? जनरली सर पुलिस को उस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया जाता है, तो क्या आप सिंघम से इंस्पायर्ड हैं या वो आपसे इंस्पायर्ड है सर? मैं सिंघम और दबंग और सुपर कॉप, मुझे तीनों टर्म्स वाकई पसंद नहीं है। मैं हम्बल बनने की कोशिश नहीं कर रहा, जनरली बता रहा हूँ, क्योंकि पुलिस में कोई भी काम आप अकेले कर नहीं सकते। इट्स टीम वर्क। whenever you put on a uniform, whether it's of the police or the Indian cricket team, you work as a team. तो मेरा ऐसा कोई काम अकेले नहीं किया। यस, आई प्रोवाइडेड द लीडरशिप एंड द राइट एग्जाम्पल, राइट मोटिवेशन। कवर पे वो बिल्कुल फिल्मी दिखाया है क्योंकि वो फिल्म बन रही है, तो दे हैड दिस थिंग इन देयर माइंड कि उसको बिल्कुल फिल्मी दिखाना है। रेट्रो लुक नहीं होता अमिताभ बच्चन का जंजीर टाइप। एग्जैक्टली सर। एंड ऑब्वियसली मेरे को शुरू में बहुत अजीब लगा, बहुत ऑकवर्ड लगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा हमको लग रहा है, तो ठीक है, आई वेंट विद द फ्लो। और मुझे लगता है वो कवर उसका बड़ा यूनिक है। यस सर, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। क्योंकि बड़े बाकी कवर्स होते हैं पुलिस के द्वारा लिखित, उसमें बहुत ही सीरियस कवर्स होते हैं। ये बहुत ही यूनिक कवर है, तो सबको मजा। जब फिल्म बन रही है, कहानी भी पूरी फिल्मी है वाकई में, तो फिर क्यों नहीं फिल्मी पोस्टर टाइप है उसको दिखाया जाए। ईगरली वेटिंग फॉर इट सर। थैंक यू। नमस्कार। जब आपकी पोस्टिंग जोधपुर में थी तब मेरी भी पोस्टिंग जोधपुर में थी, लेकिन बिहार डायरीज मैंने तब पढ़ी जब आपका ट्रांसफ़र जोधपुर से हो गया था। उसके बाद मेरी बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया था। आज सौभाग्य से आपके सामने हूँ। 3-4 सवाल है मेरे बिहार डायरीज से जुड़े हुए। एक तो एक सस्पेंड पुलिस अफसर से आपने विजय सम्राट को पकड़वाने का काम करवाया। दूसरा, जेल के अंदर हॉर्लिक्स सम्राट के हाथों आपने विजय सम्राट को जहर देकर मरवाया। क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली संभव हैं, और क्या फिर उनको अगर संभव हैं भी तो रिपोर्ट किया जा सकता है जैसा आपने किया है? देखिए, जो पहला वाला काम है वो बिल्कुल सच है जो आपने बताया, बट आई हैड नो ऑप्शन, बिकॉज कई बार आपको पुलिस की नौकरी, आप जानते हैं, कोई पेन एंड पेपर वाली तो एग्जैक्टली है नहीं कि आपने रूल निकाला, रूल नंबर 3A के अनुसार ये हुआ। आपको उस वक्त जो समझ में आता है प्रैक्टिकल, चाहे आप नक्सलाइट से के साथ इनकाउंटर करें, चाहे आप क्रिमिनल्स पकड़ें या आप मॉब को कंट्रोल करें, जो उस वक्त आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लगता है। विजय सम्राट ने, कुछ हमारे लोग ही थे जो उसका साथ दे रहे थे, मैंने किताब में पूरा लिखा है। उसके बाद मैं किसी पे विश्वास कर नहीं सकता था इतने बड़े ऑपरेशन में, इसलिए मेरे पास ज़रूरी था कि मैं एक ऐसे आदमी को यूज़ करूं जो बिल्कुल साइडलाइंड है, जिस पे किसी की नज़र नहीं, और जो डिटरमिन्ड है कि विजय सम्राट पकड़ा जाए। इसलिए मुझे उसको पकड़ना ज़रूरी था। जो सेकंड वाला, जो आप जेल वाला लिख रहे हैं, वो थोड़ा काल्पनिक है, वो एक्चुअल नहीं है। वो बस वो लास्ट पार्ट पूरी किताब में 99.9% वो किताब सच है, ओनली दैट पार्ट इज फिक्टिशियस। तो वो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन पढ़ने में आपको मज़ा आया होगा ज़रूर। मज़ा बहुत आया, और उसको कितनी बार भी पढ़ा जा सकता है। Thank you एक so much. सवाल ये है कि उसमें आपने हॉर्लिक्स सम्राट के बेटे को अपने बेटे की स्कूल में भर्ती करवाया था। आपने किताब लिखी थी, शायद 2007-8 में लिखी होगी, घटना उस टाइम की होगी।
अभी वो बच्चा क्या आईपीएस बन गया है या अभी बनने की प्रक्रिया में? नहीं, आईपीएस तो नहीं बना, लेकिन मैं सिर्फ उसको ही नहीं, कई बच्चों को अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ सपोर्ट करने की। एज ए टोल्ड यू, मुझे युवाओं से हमेशा जोश मिला है, प्रेरणा मिली, बहुत सपोर्ट मिला है। एंड एज एन आईपीएस ऑफिसर मैं खुद तो लोगों की मदद कर नहीं सकता फाइनेंशियली, लेट मी बी ऑनेस्ट, इतनी मेरी हैसियत नहीं फाइनेंशियल, बट लोगों को बोलने के बाद कई लोग हेल्प कर देते हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, किसी बच्चे की फीस कोई बहुत ज़्यादा होती ही नहीं है, उनको बोल देते तो वो लोग कर देते हैं। ऐसे कई बच्चों की हेल्प की है और वो लोग आज, उनमें से कई लोग आईटी वाईटी पास कर चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। समय की सीमा है, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर अमित लोढ़ा साहब को। पूछ लेने जी, 2 मिनट लगेंगे, मैं जल्दी से जवाब दे रहा हूँ, तो बच्चे भी पूछना चाह रहे हैं तो एक बार। I'm Anita Kaushik. Amit, you got into IPS at a very young age, and you faced many challenges and you had many opportunities. I would just like to know who has been your role model and inspiration behind your this successful journey. I've had no role models, but I derive inspiration from a lot of people around me. It can be somebody like MS Dhoni or somebody who is facing a lot of adversity in his life, but still trying his best to live a good life. But yes, my grandparents, my Nana in particular and my Nani, they really wanted me to become an IPS officer. तो ये जो genesis है, ये तो उनसे ही हुआ है। अब छोटी बच्ची है। थोड़ा ऊपर कर ले माइक। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मैं कच्ची बस्ती में रहती हूँ, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो लोग ये सोचते हैं, हमारा समाज ये सोचता है कि गर्ल्स में कोई बिलीव नहीं करता, चाहे गवर्नमेंट गर्ल्स के लिए कितनी भी स्कीम्स ला रही हो, उनके लिए कितनी भी योजनाएं चला रही हो, बट फिर भी उनमें बिलीव नहीं करते। तो गर्ल्स उनके प्रेशर में आके अपने सारे ड्रीम्स वगैरह सबको ड्रॉप आउट कर देती है। तो आपका उन गर्ल्स को आप कैसे इंस्पायर करोगे कि वो अपने ड्रीम को ना छोड़े, चाहे उनके अंदर जो पैशन भरा है, अपनी जुनून भरा है, तो कैसे उनको बाहर निकालें? तुम्हारा बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। थैंक यू सर। और ये गर्ल्स को इंस्पिरेशन का सबसे पहले मेरा ये मानना है, मैं हमेशा बोलता हूँ हर जगह, इसकी शुरुआत अपने घर से ही होती है। अगर अपने घर में अपनी माँ, बहन, बेटी, उसकी अपन इज्जत करें। जैसे छोटा सा एग्जांपल, मेरे घर में अगर मेरा बेटी स्कूल से आती है तो मेरा बेटा ले जाके उसको क्लास देता है पानी का। माई वाइफ इंश्योर्स कि वो थक कर आई है तो उसको ले जाके क्लास पानी दो। ये बहुत छोटी सी बात है, बट वॉट इज दिस शो कि दोनों बराबर है। नहीं तो अक्सर होता है कि अरे भैया थक के आ रहा है, भैया का तुम बैग रखो, भैया का ये रखो। इंडिया में ऐसे ही होता है ज़्यादातर, पढ़े लिखे घरों में भी मैंने देखा है। आज मेरी बेटी, उसकी जो इच्छा वो करती, जो उसको पहनना है वो पहनती है। तो घर से जब शुरुआत होती है, अगर घर पे ही आप उसको अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं दोगे तो बाहर क्या उम्मीद करोगे आप? जब घर में उसको पूरा फ्रीडम है उसको अपनी ज़िंदगी जीने का, तो एजुकेशन वही है सबसे इम्पॉर्टेंट। And men need to grow up, Indian men in particular, they need to behave like men. They need like to call upon Mr. SP Singh, who has come all the way from Switzerland to attend this event and to give a moment to our guest. Mr. SP Singh.